नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है शक्ति के संसाधन के अंतर्गत। देखिए, पिछले वीडियो में हमने शक्ति के संसाधनों के परंपरागत जो स्रोत थे ऊर्जा के, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम दूसरा शक्ति संसाधन का दूसरा जो विकल्प है वो पढ़ेंगे, वो है गैर परंपरागत संसाधन। हमने परंपरागत पढ़ लिए थे, परंपरागत स्रोत की चर्चा हमने कर ली थी पिछले वीडियो में, और अब इस वीडियो में हम गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोतों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब हमें गैर पारंपरिक स्रोत की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। देखिए, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से, जब हमने अपने जीवन में जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनका अत्यधिक उपयोग किया तो धीरे धीरे ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि ज्यादा हम उपयोग करेंगे तो वो चीजें समाप्ति की ओर जाएगी। तो जीवाश्म ईंधन का जब हमने ज्यादा उपयोग किया तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है ये समाप्ति की ओर, इनका अभाव पैदा हो गया। वर्तमान जिस दर से हम इसका उपयोग कर रहे हैं उससे अनुमान है कि एक दिन ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इनका जो हम उपयोग करते हैं तो इनसे होने वाला पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा भी ज्यादा है। मतलब जीवाश्म ईंधन पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अब ये समाप्त हो उनसे पहले इनका विकल्प खोजना जरूरी है, क्योंकि अगर इनका विकल्प नहीं खोजा गया तो मनुष्य जो सुख सुविधा संपन्न हो चुका है वह चाहता है आरामदायक सुविधाएं उसे प्राप्त होती रहे, तो उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो इन सब परंपरागत संसाधनों का अभाव पैदा होने के बाद में हमारा ध्यान गैर परंपरागत संसाधनों की तरफ आकृष्ट हुआ। इन संसाधनों का के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय है। मतलब इन्हें दोबारा से पैदा किया जा सकता है, नवीन रूप से इन्हें फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए यह संसाधन हमारे परंपरागत संसाधनों का विकल्प साबित हो सकते हैं। और एक तरह से सौर ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा तब तक रहेगी, पवन ऊर्जा जब तक पवन रहेगा तब तक रहेगा, और समुद्र में जब तक ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव होता रहेगा तब तक ज्वारीय ऊर्जा भी हमें मिलती रहेगी। कुल मिलाकर ये गैर परंपरागत स्रोत ऐसे हैं जो लगभग मनुष्य के लिए लंबे समय तक बने रह सकते हैं। अब गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा का। अब देखिए, नाम से जाहिर हो गया, सौर ऊर्जा मतलब हो गया सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। आप लोगों को ये तो पता है कि धरातल पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा और प्रकाश का हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मिलते हैं, धूप मिलती है, उससे गर्मी मिलती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, धूप में बैठने के बाद हमें उससे ऊष्मा की प्राप्ति होती है, शरीर में गर्मी की प्राप्ति होती है। तो सौर ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति हमें दैनिक जीवन में डेली अनुभव होती है, प्रतिदिन अनुभव होती है। तो सूर्य जो होता है उससे मिलने वाली ऊष्मा और प्रकाश जो हमारे दैनिक जीवन में प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर सेलों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब सौर ऊर्जा जो मिलती है उस सौर ऊर्जा को, सौर सेल होते हैं, आप देखो गांव में बहुत जगह पर वो काली प्लेटें लगी रहती है, वो सौर सेलों के अंतर्गत काम करती है। तो उन सौर सेलों के माध्यम से हम विद्युत बनाते हैं, सौर विद्युत यानी सूर्य ऊर्जा, सूर्य से बनने वाली लाइट बनाते हैं। अब इसका उपयोग जो होता है, देखिए बहुत से सेल समूह ऐसे होते हैं, बहुत से सौर सेल समूह ऐसे होते हैं जिनका तापन व प्रकाश को सौर पैनलों से जोड़कर शक्ति उत्पादन की जाती है। मतलब विद्युत बनाने के लिए सौर ऊर्जा इकट्ठी की जाती है। अब सौर ऊर्जा इकट्ठी करने के बाद में देखिए, सौर ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो सौर तापन के द्वारा,
सौर कुकर के द्वारा, सौर ड्रायर के साथ साथ हम देखते होंगे हमारे बहुत से गांवों में दैनिक जीवन में समुदाय को रोशनी देने के लिए बहुत से छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां पर सौर पैनलों की लाइट लगा दी गई है। अपने आप सूरज को डूबते जब अंधेरा होता है वो लाइट जल जाती है और उन पर कोई विद्युत खर्च भी नहीं आता है। दूसरे दिन फिर सूर्य उगता है और सौर पैनल, सौर तापन उनकी ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वापस उनमें प्रकाश का संचार हो जाता है। तो बहुत से गांवों में समुदाय को रोशनी देने के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही आप देखा होगा बहुत से ट्रैफिक जो चौराहे होते हैं यातायात के संकेत देते हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, इन बत्तियों का उपयोग करने के लिए भी, इनको जलने और बुझने के लिए भी बहुत बार सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर हमारे दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब इन सौर ऊर्जा का अत्यधिक फायदा कहां पर है, अत्यधिक लाभ कहां पर है? जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी पड़ती है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, मतलब जहां पर गर्मी भयंकर पड़ती है, वहां पर इन सौर ऊर्जा के संभावनाएं ज्यादा है, उपयोग इनका वहां ज्यादा होगा, तो इनसे होने वाले लाभ की मात्रा भी वहां ज्यादा होगी। तो सौर पैनलों के द्वारा उन क्षेत्रों में जहां भीषण गर्मी पड़ती है, वहां पर हमारे भी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर जैसे इलाके में सौर पैनल की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि यहां भी सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है। तो जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश तेज और अधिक समय तक रहता है, वहां पर सौर ऊर्जा की उपयोग की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अब देखिए दूसरा गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत हम सौर ऊर्जा पढ़ लिया है, दूसरा है पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा के अंतर्गत आपने देखा होगा लंबे समय से पवन ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने और धरातल से जल निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। अब वर्तमान समय तो क्या होता है, वर्तमान समय में तेज हवा से पवन चक्कियों को चलाया जाता है और फिर उन पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए उन पवन चक्कियों को जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। मतलब जिन इलाकों में हवाएं तेज चलती है, हवा की गति तेज होती है, उन इलाकों में पवन चक्कियों का समूह लगाया जाता है, फार्म लगाया जाता है। उस फार्म के अंतर्गत जैसे जैसे हवाएं तेज चलती है वैसे वैसे पवन चक्की घूमती है और पवन चक्की को घूमने के बाद उसमें जो तरंगे पैदा होती है, उन तरंगों को विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जोड़ दिया जाता है और फिर उस विद्युत को संचित करके उपयोग में लिया जाता है। हमारे भारत में भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर तेज हवाएं चलती है, तटीय क्षेत्र है, वहां तेज हवाएं चलती है, तो उन तेज हवाओं का उपयोग पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत बनाने में किया जाता है। यानी पवन चक्की के माध्यम बनने वाली विद्युत भी हमारे लिए गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जुड़ी हुई है। मतलब अब पवन ऊर्जा के द्वारा भी हम लोग जो परंपरागत संसाधनों पर निर्भर थे उनकी निर्भरता को कम कर सकते हैं। तटीय इलाकों में अधिक हवाएं चलती है, वहां पर पवन ऊर्जा की प्रबल संभावना है, जिसके कारण हम परंपरागत संसाधनों पर से निर्भरता कम कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत तो हम परमाणु ऊर्जा जो तीसरा इसका टॉपिक है उस टॉपिक चर्चा करेंगे। देखिए परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनसे प्राप्त की जाती है। मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम और थोरियम से प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये जो पदार्थ होते हैं नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के निक्षोभ में थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, और थोरियम जो है केरल के बालू क्षेत्र में पाया जाता है। ये थी परमाणु ऊर्जा जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उत्सर्जन
ऊर्जा के द्वारा। फिर चौथा है हमारे भूताप ऊर्जा। अब देखिए नाम से जाहिर हो रहा है भूताप मतलब भू मतलब पृथ्वी और ताप मतलब उसकी गर्मी। पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि जैसे जैसे हम धरातल में गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। आपने भूगोल के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि धरातल से ऊंचाई पर जाने के बाद समुद्र से ऊंचाई और समुद्र से दूरी ये सब जलवायु प्रभावित करते हैं, तापक्रम प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार धरातल में जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती चली जाती है। तापमान बढ़ता है यानी तापमान का प्लस में होना तापमान बढ़ना कहलाता है और तापमान का माइनस में जाना तापमान में गिरावट बताता है। तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती चली जाती है। ये तापमान की बढ़ोतरी बहुत बार हमें गर्म जल के झरनों के रूप में धरातल पर प्रकट होकर महसूस हो सकती है। मतलब बहुत बार जो तापमान की बढ़ोतरी होती है धरातल में ये बहुत बार कहीं किसी क्षेत्रों में गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो ताप ऊर्जा है इसका उपयोग शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब शक्ति उत्पन्न करने में ताप ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। अब आपने देखा होगा वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में ताप ऊर्जा से भूताप ऊर्जा से हम खाना पकाने नहाने और उष्मा प्राप्त करने में इनका उपयोग करते हैं। अब भारत में देखिए इनके संयंत्र कहां पर है। ताप ऊर्जा संयंत्र है भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख के पुंगा घाटी में ताप ऊर्जा के संयंत्र स्थापित है। कुल मिलाकर देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूताप ऊर्जा ये चारों जो है गैर परंपरागत वह स्रोत है जो हमारे परंपरागत स्रोतों की पूर्ति करते हैं। गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत पांचवी जो ऊर्जा है वो है स्रोत के रूप में ज्वारीय ऊर्जा। वही यहाँ भी नाम से ही जाहिर है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब ज्वार क्या होता है देखिए समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा को ज्वार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार की ज्वारीय ऊर्जा होती है इस प्रकार की ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे जो क्षेत्र होते हैं जो भिजे हुए क्षेत्र होते हैं छोटे क्षेत्र होते हैं अधिक गहराई के नहीं होते हैं उन क्षेत्रों में समुद्र के सकरे क्षेत्रों में बांध बनाकर किया जाता है। मतलब ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन समुद्र के सकरे क्षेत्र में बांधों का निर्माण करके किया जाता है। बांध बना किया जाता है और उच्च ज्वार की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग बांधों में स्थापित टरबाइन होता है जिससे विद्युत बनाई जाती है। पानी उस पर टरबाइन गिरता है और वो टरबाइन घूमने के बाद में एक जनरेटर होता है उस जनरेटर में विद्युत इकट्ठी होती रहती है। तो बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है जिससे विद्युत का निर्माण होता है। भारत में कच्छ की जो खाड़ी है उसमें विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र स्थित है। ये ज्वारीय ऊर्जा है जो ज्वार भाटे की गति के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता था। छठा है अपने यहाँ पर जो बताया गया है ये है बायोगैस। वर्तमान में देखिए इस बायोगैस ईंधन का उपयोग अधिक मात्रा में लिया जा रहा है। आपने देखा होगा हर तरफ बायोगैस ज्यादा मात्रा में चल रही है। तो देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर और साथ ही रसोई के अपशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इस बदले जाने वाले क्रम को ही हम बायोगैस कहते हैं। मतलब जो ये ईंधन का गैसीय ईंधन का निर्माण हो रहा है ये बायोगैस कहलाती है। अब देखिए बायोगैस जो है इसका उपयोग बायोगैस का खाना पकाने और विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम उपयोग इसका है जो बायोगैस का विद्युत उत्पादन और खाना पकाने में किया जाता है। साथ ही बायोगैस से हर वर्ष बहुत सी मात्रा में जैविक खाद का भी निर्माण किया जाता है। अब देखिए एक बात तो स्पष्ट है इन सबको पढ़ने के बाद में कि ऊर्जा सर्वव्यापी है।
ऊर्जा जो है हमारे धरातल पर सर्वव्यापी हर जगह पर उपलब्ध है, परंतु ऊर्जा को निकालना कठिन है, उसका ऊर्जा का उत्पादन करना कठिन है और साथ ही ऊर्जा के उत्पादन पर खर्चा भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए अगर भविष्य में हमें ऊर्जा को बचाए रखना है, भविष्य में ऊर्जा का उपयोग करना है, तो ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करना होगा, तब जाकर भविष्य में हमारे लिए ऊर्जा बचेगी। अगर हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया तो वह समय दूर नहीं जिस समय ऊर्जा के संसाधनों का, ऊर्जा के स्रोतों का हमारे धरातल पर अभाव उत्पन्न हो जाएगा और मनुष्य का सुखमय जीवन है इसमें ऊर्जा की कमी महसूस होने लग जाएगी। तो भविष्य में अगर ऊर्जा का उपयोग करना है तो ऊर्जा का संरक्षण करना आवश्यक है। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने आज गैर परंपरागत तत्व के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई समाधान ढूंढना हो, कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए।